गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पढ़ा था डेस्टिनेशन सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर यानी कि DSDV। लेकिन DSDV को स्टार्ट करने से पहले हम इससे पहले एक और कंटेंट समझना पड़ेगा। वैसे तो इससे पहले अगर हम अजम्पशन मान के चलते हैं तो आप लोगों ने प्रोटोकॉल इसके पढ़ ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी शॉर्ट में डिस्कस करते हैं प्रोएक्टिव रूटिंग प्रोटोकॉल को। उसके बाद हम देखते हैं DSDV होता क्या है। तो प्रोएक्टिव रूटिंग प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं तो शायद अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा तो सबसे पहला वर्ड यही आया होगा कि टेबल ड्रिवन प्रोटोकॉल। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो टेबल के बेस पे वर्क करता है, यानी कि यहाँ पे अगर हम जान समझते हैं तो टेबल कुछ और नहीं होती है। ये अलग अलग जो भी आपके मोबाइल नोड होते हैं उनके लिए n नंबर जो पाथ्स होते हैं उन सारे पाथों को अपने पास टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है। अगर यहाँ पे देखते तो इन्होंने क्या कहा है, प्रोएक्टिव रूटिंग प्रोटोकॉल मेंटेन द रूट टू ऑल डेस्टिनेशन। जितने भी डेस्टिनेशंस होते हैं इनके रूट्स को मेंटेन करके रखता है। मेंटेन करने का क्या मतलब उठता है यहाँ पे जो एम्फेसाइज कर रहे हैं, यहाँ पे सारा डेटा टेबल के फॉर्मेट्स में स्टोर किया जा रहा होता है और टेबल में कुछ और नहीं होता है, ढेर सारे पाथ होते हैं ताकि एक नोड से आप दूसरे नोड पर मूव कर सकते हैं regardless of whether or not these routes are required। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका एक नोड से दूसरे नोड पे मूव करना रिक्वायरमेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर जितने भी नोड्स उस रेंज में एग्जिस्ट करते हैं उन सारे नोड्स की डिटेल अपने पास ही स्टोर करके रखता है। यानी कि सारे पाथ जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये उस पाथ के बेस पे आगे डेटा को मूव करा पाएगा। ठीक, उसके बाद टू मेंटेन करेक्ट इंफॉर्मेशन अ नोड मस्ट पीरियोडिकली सेंड अ कंट्रोल मैसेज। सिंपल सी बात है, अगर कोई एक नोड अपने पास ढेर सारे पाथ को इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है तो वो कुछ ना कुछ समय के अंतराल पे थोड़े थोड़े टाइम ड्यूरेशन के बेस पे अपनी जो टेबल है, जो भी अपने पास उसने पाथ की टेबल बना के रखी है, वो अपने नियरेस्ट नेबर्स यानी कि दूसरे जो मोबाइल नोड्स हैं या फिर मोबाइल होस्ट हैं उन सबको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब प्रोवाइड करने का मतलब एक तो ये हो गया कि हमने लगातार थोड़े थोड़े समय पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक और ये केस हो जाता है कि कभी कभी टोपोलॉजी हमारी चेंज होती तो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली जैसी तो हमारी टोपोलॉजी रन करके चेंज होती है तो भी हमारा नोड जो है हो सकता है कि फुल डंप यानी कि पूरा डेटा ट्रांसफर कर रहा हो सकता है पार्शियल डेटा की इंफॉर्मेशन अपने नियरेस्ट नेबर लोगों को इंफॉर्मेशन दे देता है, जिसके बेस पे वो अपने पास जो टेबल मेंटेन किए हुए हैं रूट की उसको अपडेट कर लेते हैं। चलिए इसमें एक और देखते हैं। देयरफॉर प्रोएक्टिव रूटिंग प्रोटोकॉल में वेज नेचुरल सी बात, अगर हमें इस चीज को समझ रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या हो रहा है, ढेर सारे पाथ को मेंटेन करके रख रहा है और पीरियोडिकली डेटा को सेंड कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली सारी क्या कह रहा है कि बैंडविड्थ कहीं ज्यादा वेस्ट हो रही है। लगातार आप कोई भी ट्रैफिक है नहीं और फिर भी आप क्या कर रहे हो, डेटा सेंड करते चले जा रहे हो। किस चीज का डेटा, खाली अपनी इंफॉर्मेशन का मैसेज डेटा भेजते चले जा रहे हो ताकि दूसरों के पास सिर्फ ये पता चले कि आप इस समय आपकी टेबल में कौन सी डेटा हैं, यानी कि कितने पाथ मेंटेन कर रहे हो, किस तरह से मेंटेन कर रहे हो। लेकिन अगर इस चीज को देखते तो इसका एक और रिवर्स होता है कि जब भी आपको चाहिए होता है पाथ की तो क्विकली आप मेंटेन कर लेते हो पाथ को और सट से इंफॉर्मेशन को तुरंत ही इंस्टेंटली मूव करा देते हो। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो DSDV, जिसको अभी हम लोग देखेंगे, जिसके लिए इसको हम समझे थोड़ा सा। इसके बाद GSR, FSR, हाईली डायनेमिक डिस्टेंस सीक्वेंस वेक्टर और इंट्राजोन हायरार्किकल, इस तरह से n नंबर ऑफ हमारे प्रोएक्टिव रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉर्म एग्जाम्पल के फॉर्मेट में आते हैं हमारे प्रोएक्टिव के बेस पे। इसी का ही जो मेन है हमारा DSDV की बात करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक DSDV। अभी क्योंकि प्रोएक्टिव में आए तो बाय डिफॉल्ट टेबल ड्रिवन जो भी मैंने बोला आपका टेबल ड्रिवन प्रोटोकॉल होता है। एडहॉक मोबाइल नेटवर्क एडहॉक के बारे में मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा अवेयर हो गई होगे, क्योंकि हम अगर ये प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं तो एडहॉक यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें
इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। वैसे तो एडहॉक नेटवर्क हमारे दो फॉर्मेट में होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस पे आता है और इंफ्रास्ट्रक्चर लेस पे आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस वाला वो होता है जिसमें कहीं ना कहीं आपने वाईफाई का कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया, तो कोई एक्सेस पॉइंट दे दिया जहाँ से आपका पूरा लिंक आ रहा है उस वाईफाई के थ्रू और सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है जहाँ से। और कुछ ऐसे जो इन प्रोटोकॉल्स की बात की जा रही है, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर लेस प्रोटोकॉल्स, यानी कि 100% एडहॉक मोबाइल नेटवर्क, यानी कि एक ऐसे नेटवर्क जो खुद से अपना डेटा फाइंड आउट कर रहे हो, डेटा को सेंड कर रहे हैं, इसमें कहीं से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। दूसरा यहाँ पे है, ये जो नेटवर्क है हमारा इसमें बेल मोडफोर्ड के एल्गोरिथम पे बेस्ड आता है। इसमें हम सी और पी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। सी को क्या मतलब देते हैं, यानी कि इट वॉज डेवलप्ड बाय सी पार्किन एंड बी भारद्वाज इन 1994। और जो लूपिंग प्रॉब्लम आती है वो किस में आती है, बेल मोडफोर्ड में आती है। यानी कि ये वाला आपका डिस्टेंस सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर जो है इम्प्रूवमेंट पार्ट है किसका, बेल मोडफोर्ड एल्गोरिथम का। ये इम्प्रूवमेंट पार्ट है, फिर से ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास एक इश्यूज था लूपिंग प्रॉब्लम का। लूप प्रॉब्लम अगर आप समझ रहे हो तो हो सकता है कि एक ही पाथ के ऊपर सारा डेटा मूव करता रहे, कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पे ना पहुंच पाए, वो सर्किल फॉर्मेट में मूव करता जा रहा होगा और वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसने डीएसडीवी में लूप की प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर दिया गया। जो टेबल हम मेंटेन करते हैं उसमें एम्फेसाइज करके ध्यान देते हैं कि लूप एग्जिस्ट ना कर दे पाए। डीएसडीवी को 4 फॉर्म में हम देख सकते हैं, या फिर 4 फेसेस कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि इसकी वर्किंग को हम 4 पार्टों में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या आता है हमारे पास, रूट एडवर्टाइजमेंट, रूटिंग टेबल एंट्री स्ट्रक्चर, यानी कि अभी जो हम आपको बताएंगे टेबल जो हम बार बार बोल रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टोपोलॉजी जो चेंज होती है उसके बेस पे, और रूट का सिलेक्शन किस बेस पे करते हैं। चलिए इसके पहले पेज पे देखते हैं। Root table is updated periodically and ensure that each node broadcasts as well as receivers correct information about all nodes, including their distance and sequence number। यानी कि अगर आप यहाँ पे छोटा सा नीचे देखें तो हमारा टेबल की कुछ हेडिंग्स पड़ी हुई है, यहाँ पे नीचे आपकी टेबल पूरी मेंटेन की जाती है। तो इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे यहाँ में कि यहाँ डेस्टिनेशंस आ गए, नेक्स्ट होप आ गई, यानी कि हमें पास ये पता होता है कि हमें कहाँ जाना है। अगर 10 मोबाइल नोड्स हैं और एक को 10वें पे मूव करना, तो हमारा 10वां क्या हुआ, डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10वां डेस्टिनेशन। और एक मान लिया हमारे पास यहाँ कहीं पे है और 10वां यहाँ कहीं पे है, बीच में कोई एक या दो और एग्जिस्ट करते हैं, तो पहले के बाद जस्ट नेक्स्ट वाला जो आएगा जिससे पाथ आप मेंटेन करो वो नेक्स्ट को आप मेंटेन करेगा। इस तरह से इस पूरी टेबल को मेंटेन किया जा रहा होता है। यही टेबल पीरियोडिकली सेंड की जाती है बार बार, जो अपने टाइम ड्यूरेशन के बाद इसको अपडेट करके सेंड कर देते हैं। सीक्वेंस नंबर क्या करता है कि ये मार्क करके रखता है जितने भी असाइन डेस्टिनेशन नोड्स होते हैं उनकी अलग अलग जो पाथ होते हैं उनकी यूनिक्स उसको मेंटेन कर लेता है, जिससे हमारे जो लूप वाली प्रॉब्लम्स होती है वो भी रिसॉल्व हो जाती है और इसमें लूप की प्रॉब्लम फिर एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पे एक नेक्स्ट का क्या पॉइंट आएगा, रूट टेबल एंट्री स्ट्रक्चर इन टीएसडीवी। जैसे अभी मैंने आप लोगों ने देख भी लिया है थोड़ा सा फॉर्मेट, और उसी फॉर्मेट को यहाँ पे फिर से लिख दिया क्योंकि हमारे पास हेडिंग है उसकी। तो डेस्टिनेशन एड्रेस मिनिमम होता है, नंबर ऑफ होप्स या फिर कॉस्ट रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आपकी कौन सी कितनी होप्स आ रही हैं, कितनी नेक्स्ट नोड पे मूव करने की कैपेसिटी आ रही है वो, और उसकी जो कॉस्ट आएगी, यानी कि एक नोड से दूसरे नोड पे जाने का टाइम कह सकते हैं सबसे ज्यादा कितना लग रहा है, तो जो कॉस्ट को आपको कैलकुलेट करोगे वो आ रही है यहाँ पे। और सीक्वेंस नंबर कंपलसरी होता है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ढेर सारे जो आपके पाथ होते हैं उसको यूनिकनेस से सीक्वेंस नंबर ही प्रोवाइड कर रहा होता है। तो सीक्वेंस नंबर जैसे हमने प्रीवियस वाली टेबल में देखा तो सीक्वेंस नंबर भी कंपलसरी होता है।
और इनकी मैट्रिक्स बना दी जाती है कि अगर आप नेक्स्ट होप पे हो तो अभी नेक्स्ट वाली आप स्लाइड में देखोगे कि इसकी मैट्रिक्स बनाई जाएगी जिसमें सारे नोड्स की इंफॉर्मेशन आएंगी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। एक से दूसरे पे जाने पे कितने ज्यादा आपको टाइम कंजम्पशन लग रहा है, वो टाइम के कंजम्पशन अगर नोट्स के फॉर्मेट में एक नोट्स को मूव किया, 2 नोट्स को मूव किया, उसकी डिटेल्स आ रही होगी यहाँ पे। इंस्टॉलेशन यानी कि इंस्टॉलर की बात की जाती है, तो यहाँ पे आपका नोड कहाँ पे इंस्टॉल है उसकी बात की जाएगी, और फ्लैग अगर रिक्वायरमेंट आएगी तो उसकी इसको डिटेलिंग में आ जाता है फ्लैग की भी। चलिए फिर आगे देखते हैं रिस्पॉन्डिंग टू टोपोलॉजी चेंज। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा हमें कि टोपोलॉजी क्या होती है। वैसे तो आप लोग स्टार बस मैच बहुत सारी टोपोलॉजीज पढ़ी हुई होंगी। अगर वो टोपोलॉजीज पढ़ी है तो उसी के बेस पे अगर थोड़ा सा भी ये समझें कि कोई एक टोपोलॉजी के बेस पे हमने टेबल बनाई है, यानी कि जो टेबल अभी हम यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाई है, तो उस टोपोलॉजी को अपने आप चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर नीचे देखते हैं यहाँ पे हमने एक छोटी सी टेबल बना के दिखा रहे हैं, जो हमने यहाँ पे हेडिंग्स देखे तो उसकी टोपोलॉजी है। अब ये जो टोपोलॉजी बनी, ये जो सॉरी टेबल बनी हुई है, ये टेबल में जैसे ही नोड हमारा एक प्लेस से हट के दूसरे प्लेस पे आएगा, ये जो टेबल अभी आपने देखी है, ये वाली जो आप टेबल देख रहे हो, किसके बेस पे, MH1 यानी कि जो नोड है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और वो टेबल MH4 यानी कि इस होस्ट मोबाइल होस्ट ने इस पूरी टेबल को बनाया। तो ये जो टेबल बनी हुई है वो हमारे इस वाले नोड के बेस पे बनी हुई है, लेकिन उसमें से कोई भी एक नोड मूव करके किसी दूसरे प्लेस पे आ गया। जैसे आप यहाँ से देख रहे हो, ये वाला एमएच नोड डैश 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 करते हुए यहाँ पे दिखाया मूव करके आ गया है, तो टोपोलॉजी में हमारे वेरिएशंस आ गए, और जो भी वेरिएशंस आए हैं वो हमारी इसमें चेंज होंगे। तो ये भी क्या होंगे, पीरियोडिकली चेंज होंगे, टाइमली, और टाइमली होने के साथ ही साथ हो सकता है जो जैसी टोपोलॉजी चेंज हुई थी, जो नोड मूव करके गया है उसने अपनी इंफॉर्मेशन फ्लक्स से फ्लोट करेगा, और जिसके बेस पे हमारा जितना भी ये जो MH4 के बेस पे हम जो टेबल बना रहे हैं उसमें टेबल्स अपडेट कर ले। खाली MH4 की ही टेबल अपडेट नहीं होगी जो यहाँ पे आप देख रहे हो, जितने भी इसके अंदर आने वाले नोड्स हैं, मोबाइल होस्ट हैं, उन सबकी टेबल में इसका वेरिएशंस आ जाएगा कि MH1 मूव करके MH1 यहाँ पे आ गया है, जिसकी वजह से सब में कोई ना कोई वेरिएशंस एग्जिस्ट जरूर करने लगेगा, है ना। अभी वैसे हम लोग ऋषि के एग्जाम्पल को भी देखें तो और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर बाई चांस ना हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसको अपडेट करने की और कोशिश कर लेंगे, आपको किसी न किसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, दूसरा कुछ और अपडेशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। रूट सिलेक्शन क्राइटेरिया, अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, अगर हमारी जो इतनी बातों को आपने ध्यान से जैसा भी सुना होगा, तो फिर उन्होंने इसमें क्या कहा गया है, डेटा इज ऑल्सो केप्ट अबाउट द लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि कोई ऐसा पाथ जहां से अगर आप यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ रहे हो, यहाँ से मूव करके 8 पे जा रहे हो, इस MH8 पे जाना है अगर आपको, तो आपको 6 पे आना पड़ेगा, 5 पे आना पड़ेगा, फिर 8 पे जाना पड़ेगा, या फिर यह क्या करेंगे 4 पे, 6 पे, 7 पे, और उसके बाद 8 पे मूव करेंगे, 4 से मूव करना है। तो इस पाथ में सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे लग रहा है और बेस्ट पाथ कौन सा है, ये भी पहले से कैलकुलेट करके रखा जाता है, जिसके बेस पे ये हमारा अराइवल आ जाएगा। तो हम दोनों चीजों को निकाल लेंगे कि कौन सा हमारा बेस्ट पाथ था और कौन सा हमारा बेस्ट रूट आया। तो जो सबसे पहले अराइवल पहुंचाएगा उसको प्रेफर कर लीजिएगा, और बेस्ट रूट जो हमारा हो जाएगा उसको पिक करने के बाद हम इस डेटा को अपडेट कर लेंगे। दो चीजों को हम ऑलरेडी बता सकते हैं, फुल डंप और इंक्रीमेंटल, यानी कि फुल डंप हमारा एक ही साथ सारा जो डेटा होता है पीरियोडिकली टाइम पे अपडेट कर लिया गया, और अपडेट होने के बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन होती है कि कुछ 1 या 2 नोड जो है मूव कर गए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो उसमें क्या करते हैं इंक्रीमेंटल, जरूरी नहीं कि हम पूरा का पूरा डेटा अपडेट करें, उसमें हम थोड़ा सा अपना डेटा जितना भी हमारा नया नोड चेंज हुआ है उसका डेटा इंफॉर्मेशन अपलोड कर देते हैं, और वो चेंजेस में कंसीडर कर लिया जाता है, जिस वजह से हमारा डेटा अपडेटेड हो जाता है ना। अब इसमें एक और चीज आती है कि जब हमारा रूट सिलेक्शन क्राइटेरिया हो तो वहाँ पे इश्यूज क्या आता है कि जब भी हम इसको चेंज करते हो और डायनेमिकली रन टाइम पे हमारी जो डेटा होता है, यानी कि हमारी जो डिटेल्स होती है, या फिर हम कहें कि हमारी जो टोपोलॉजी होती है वो चेंज हो जाती है।
अगर हमारी ये जो टोपोलॉजी चेंज हो गई, यानी कि MH1 मूव करके यहाँ से यहाँ पे दूसरे प्लेस पे आ गया है, इस केस में इश्यूज जनरेट होने लगते हैं। यानी कि इस केस में हमें ये रूट चेंज होने के बाद अब यहाँ पे जो रूट चेंज हो गया है, यानी कि पूरी टोपोलॉजी हमारी बदल गई है यानी टोपोलॉजी, और तो अचानक से बदली हो, उसके बाद हमें रिप्लाई करना, तो हमें कंपेयर ऑलवेज करना पड़ेगा कि हमारी जो टोपोलॉजी थी ये वाली, इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई वेरिएशंस आ गए यहाँ की मैट्रिक्स के अंदर। जो मैट्रिक्स में यहाँ पे वेरिएशंस आया है, इसके बेस पे यहाँ के बहुत सारे पाथ हमारे डिस्कार्डेड हो जाएंगे। जैसे ही जो चेंज हुई है मैट्रिक्स, उससे यहाँ के पाथ को कंपेयर किया जाएगा, और जो अपडेटेड हमारा या फिर जो हमारा बेस्ट पाथ है, उन पाथों को यहाँ पे रख लिया जाएगा, यानी स्टोर करा दिया जाएगा, और दूसरे पाथ जो है उसको हमें डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ये वाला पूरा सा कंप्लीट काम हमारा किसमें होता है? रूट सिलेक्शन क्राइटेरिया में। यानी कि हमने दोनों तरह से देख लिया, अगर नॉर्मल हमारी टेबल बनी हो, कोई चेंजेस नहीं हुई हो, हमें मूव करना है, तो हमारा बेस्ट और फर्स्ट और बेस्ट के बेस पे रूट पाथ हो जाता है। अगर हमारे पास कोई अचानक से पार्शियल डंप हो जाता है, यानी कि इंक्रीमेंटल डंप हो जाता है, और कोई चेंजेस आ जाता है हमारे टेबल में, तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे कौन से बेस्ट पाथ हैं। जो भी बेस्ट पाथ होगा उसको हम अपने टेबल में अपडेट कर लेंगे, और उसके बेस पे आगे मूव किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक हम DSDB के बेस पे छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अजम्पशन मान के चलते हैं, यहाँ पे 8 नोड्स एग्जिस्ट करते हैं। 8 नोड्स यानी कि 8 मोबाइल नोड्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे जो टेबल हम जनरेट करा रहे हैं वो 4th नोड है, जिसके बेस पे हमारी ये टेबल जनरेट हुई है। यानी कि ये टेबल जो बनी हुई है, ये हमारे मोबाइल होस्ट नंबर 4 के अंदर स्टोर की गई होगी। यही इसमें से जो इंफॉर्मेशन है वो फ्लोट करेगा, यानी कि दूसरे मोबाइल नोड को। स्पेशली रूप से हमारे पास डेस्टिनेशन मैट्रिक्स और सीक्वेंस नंबर वाले कंटेंट ही आगे फ्लोट कर दिए जाते हैं। रिमेनिंग का इतना वो नहीं है कि आप एम्फसाइज ये आप फ्लोट करो या ना करो। मेन चीज हमारी ये है कि ये 3 चीजें हमारे सबसे कंपलसरी रूप से फ्लोट होती हैं टेबल से दूसरे डेस्टिनेशंस के पास। चलिए इनको हम समझते हैं कि क्या है और कैसे ये टेबल जनरेट करेंगे। हो सकता है आपके पास कोई एग्जांपल दे दिया जाए कि 4, 5, 6, 3, 2 कुछ मोबाइल नोड्स हैं जिनके बेस पे आपको इस मैट्रिक्स को जनरेट करना है, क्रिएट करना, बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। तो आपके पास एक छोटा सा उन्होंने एक डायग्राम दिया होगा कि उस डायग्राम के बेस पे, जैसे कि यहाँ पे एक है 8 नोड्स का डायग्राम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8 नोड्स की बात की जा रही है। और यहाँ पे 1 नंबर का नोड्स मूव करके एक लोकेशन से हटके दूसरी लोकेशन पे भी मूव किया गया है। इसको भी हम समझेंगे, अगर मूव कर रहा है तो फिर हमें उसको कैसे मेंटेन करना होगा, इस पे भी एम्फसाइज किया जाएगा। यहाँ पे एक और आप देखते हैं, यहाँ पे नोड इन्होंने जो मैट्रिक्स जनरेट करेंगे वो किस बेस पे जनरेट करते हैं। अब मोबाइल होस्ट नंबर 4 है जो मेंटेन कर रहा है। अगर इस मोबाइल नंबर 4 को 1 पे मूव करना है तो 1 क्या हुआ? डेस्टिनेशन। अगर 1 डेस्टिनेशन है तो इसकी नेक्स्ट होप कौन सी हुई? 2, यानी कि पहले 2 पे जाएगा फिर 1 पे जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या चीज मेंटेन करें? अगर डेस्टिनेशन 1 है तो इसकी नेक्स्ट होप हुई 2, तो पहले 2 पे गया और फिर 1 पे गया, तो 2 बार गया ना, तो 2 पे गया और 1 पे गया, तो यहाँ पे कितने मैट्रिक्स जनरेट हुई? 2 की जनरेट हुई। और अगर हम इसी को देखते हैं, डेस्टिनेशन है इसका 2, अगर 2 का डेस्टिनेशन एग्जिस्ट करते हैं तो फिर क्या मूव कर रहा है? 4 से 2 पे आया, यानी कि 2 डेस्टिनेशन भी था और 2 नेक्स्ट होप भी था। तो हमने कुछ टेबल इस तरह जनरेट की कि डेस्टिनेशन भी था, नेक्स्ट होप भी था, और मूवमेंट कितना होगा? केवल 1 का। अगर इसी तरह से फिर से ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा भी कि हमारे पास 3 पे हमें मूव कर रहा है, तो डेस्टिनेशन क्या हुआ? 3, और हम फिर के नेक्स्ट होप क्या है? 2 नेक्स्ट होप होगी, और उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट में आ जाएगा हमारे पास 3। तो 2 जो है डेस्टिनेशन 3 हो गई, नेक्स्ट होप 2 हो गई, और 2 का मूवमेंट आ जाएगा। अब 4 तो कहीं मूव कर नहीं रहा है ना, 4 अपनी टेबल खुद तो जनरेट नहीं कर रहा है, कहीं मूव करेगा नहीं, तो सॉरी मूव कहीं जंप करके जाएगा नहीं, तो 4 के लिए वो 0 ट्रीट होगी, क्योंकि उसको कहीं मूव नहीं करना है अपने आप को फाइंड आउट करने के लिए। और अगर 5 हमारा डेस्टिनेशन है तो पहले, अगर टेबल मैट्रिक्स याद है तो मैं बता दूं, पहले 6 पे जाएगा
और उसके बाद 5 पे मूव करेगा। तो यहाँ से 4 6 पे जाएगा, फिर 5 पे मूव करेगा, इसलिए 1 एंड 2। फिर से हमारे यहाँ पे बनेगी 2 की कंटेंट। तो यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स क्या आएगी, 2 की। तो पहले 5 पे गया, फिर 6 पे गया। और वैसे अगर ध्यान से देखें तो इस थोड़ी सी टोपोलॉजी को एक बार ध्यान से देख ले, तो 4 को मूव कहीं भी कराने के लिए 6 पे पहले मूव करा नहीं करना, यानी कि नेक्स्ट होप कितनी होगी, हमारी 6 होगी ही होगी। इसके बाद 5 पे मूव करना है तो 2 की मैट्रिक्स बनेगी, 8 पे मूव करना है तो फिर 3 की मैट्रिक्स बनेगी। और अगर टोपोलॉजी मूवमेंट में चेंज हो जाती है तो 1 पे मूव करना है तो फिर से 3 की मैट्रिक्स बनेगी, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हमारा 5 डेस्टिनेशन है तो फिर 2 की मैट्रिक्स 6 पे जाना है तो डायरेक्टली 6 पे ही गया है, तो 6 नेक्स्ट हो भी है और 6 हमारा डेस्टिनेशन भी है, तो 1 की मूवमेंट आएगा। 7 पे जाना है तो फिर 2 की, और 8 पे जाना, मैंने बताया ही था कि 8 पे जाना है तो फिर यहाँ से 6 पे आएगा, 7 पे आएगा, फिर मूव करके जाएगा 8 पे। इस वजह से यहाँ पे 3 की मैट्रिक्स बनेगी। चलिए आइए इसी के आगे फिर मूवमेंट में देखते हैं। ये हमारा मूव करके 1 जो है इस प्लेस से उठा के नेक्स्ट प्लेस पे आ गया है, यानी कि इसने अपने नियरेस्ट नेबर MH2 को छोड़ के जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट नेबर है MH7 के मूवमेंट में, यानी कि ट्राइटरी में मूव कर गया है। तो फिर कुछ इस तरह की टेबल बनते हुए आप देख रहे होंगे। यहाँ पे आप एक और लिख लेना, अगर हमारी मूवमेंट वाली टेबल आ रही है तो फिर हम यहाँ पे फ्लैग डिनोट करा लेना, जो इसमें मेंशन नहीं था वो आप और मेंशन कर लेना, है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारा डेस्टिनेशन 1 है तो नेक्स्ट होप क्या होगी, 6। और उसके बाद 6 के बाद क्या जाएगा, नेक्स्ट होप 6 है, 7 है, और फिर मूव करके आ जाएगा 1 पे। 6 7 एंड 1, तो हमारे पास कितना आया, 6 7 एंड 1, 1 2 और 3। अगर हमारे पास नेक्स्ट होप है ये, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 1 2 एंड 3 की मैट्रिक्स यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, है ना। अगर आप सही सा भी इसके देखेंगे तो 1 2 एंड 3, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जनरेटेड क्या हो जाएगी, 3 की मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि ऊपर वाली कॉपी हो सकता है इसमें करके आपको समझाने के लिए यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे 3 की मैट्रिक्स जनरेट हुई, साफ क्लियर दिख रहा है, 1 2 एंड 3। अगर MH4 को मूव करना है, यहाँ पे पैकेट को सेंड करना है, तो पैकेट सेंड किए जा रहे हैं यहाँ पे। फिर इसमें देख लेते हैं 2 पे जाना है, तो मेरे ख्याल से अगर आप जैसा भी जाएंगे देखिए और कहीं पे हमारी मैट्रिक्स चेंज होती भी नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये सारे एज इट इज है इस टोपोलॉजी में और कहीं चेंज नहीं हुआ है, तो पूरी एज इट इज सेम है। 2 पे जाना है तो डायरेक्टली 2 पे आप मूव पे गए, MH3 पे जाना है तो पहले 2 पे जाएंगे फिर 3 पे जाएंगे, इसलिए 2 की मैट्रिक्स आगे, 4 कहीं जा नहीं सकता क्योंकि 4 का खुद को अपने मेंटेन करना है, इसलिए ये 0 का 0 ही बना रहेगा। 5 पे जाने के लिए हमें क्या है, 6 पे जाएंगे, उसके बाद हम 5 पे जाएंगे, इसकी वजह से हमारे पास 2 की मैट्रिक्स जनरेट होगी। 6 पे गए तो यानी कि डायरेक्टली 6 पे गए तो डेस्टिनेशन भी 6 हो गया और नेक्स्ट होप भी 6 हो गया, इसलिए इसकी मैट्रिक्स में 1 आ जाएगा। और 7 पे मूवमेंट के तो पहले हम 6 पे जाएंगे फिर 7 पे जाएंगे तो 2 की मैट्रिक्स जनरेट होगी। और 8 फिर से 8 हमारा डेस्टिनेशन है तो फिर हमारे पास 3 की भी जनरेट होगी, क्योंकि हम जाएंगे 6 पे जाएंगे 7 पे जाएंगे फिर 8 पे जाएंगे, तो सेम वही सही जैसे कि हमारे पास इसकी मैट्रिक्स 3 इसकी बनेगी और 3 इसकी बनेगी, क्योंकि दोनों में उतने ही आ रहे हैं। अगर ये आपको टॉपिक समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमें आपकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, हमारे अपडेटेड जितने भी वीडियोस हों वो मिलते रहें आपको। थैंक यू।